जनरल ब्रूक सर को झटक कर बोला, किसी दूसरे से तो मैं बात भी नहीं करूंगा। मैं इतना अहमक नहीं हूँ, मगर एक बात जरूर है, इस वक्त मुझे ज्यादा से ज्यादा फौज की जरूरत है। अगर फ्रांसीसी पांडिचेरी में ना होते तो तुम्हें भी यहाँ फौज की पूरी रेजिमेंट लेकर बैठने की जरूरत नहीं थी। फिर हम यहाँ की फौज भी अपने साथ मिलाकर सुल्तान से पूरी ताकत से जंग कर सकते थे। कर्नल हुपड़ बोला, मगर जनरल अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब हमें अपनी ताकत पर ही भरोसा करके लड़ना होगा। वैसे हम सुल्तान टीपू को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे, ये तुम कैसे यकीन से कह सकते हो? जनरल ब्रूक ने पूछा। कर्नल हुपड़ मुस्कुराकर कहने लगा, जनरल ब्रूक, अगर मुसलमानों में गद्दार पैदा न होते तो आज सारी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत होती। जनरल ब्रूक ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? कर्नल ने कहा, सुल्तान टीपू की बहादुरी, इसका जज्बा, इसकी इस्लाम से मोहब्बत और जोश, इसकी फौज की वफादारी और दलेरी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हम सुल्तान टीपू को कभी शिकस्त नहीं दे सकेंगे। लेकिन हम अंग्रेजों ने भी अपनी पुरानी हिकमत अमली से काम लेते हुए सुल्तान टीपू के वजीर खास मीर सादिक को अपने साथ मिला लिया है। जनरल ब्रूक हैरानी से कर्नल का मुंह तकने लगा। क्या तुम ठीक कह रहे हो कर्नल? कर्नल बोला, इसका सबूत तुम्हें किले में जाते ही मिल जाएगा। मीर सादिक का तुम्हें पैगाम मिल जाएगा। मीर सादिक सुल्तान का गद्दार है, इसकी गद्दारी अंग्रेजों को कामयाबी से हमकिनार करेगी। जनरल ब्रूक बहुत खुश हुआ, कहने लगा, कर्नल, अब मुझे यकीन है कि हम सुल्तान टीपू के मुल्क को फतह कर लेंगे। कर्नल बोला, मगर हमें बड़ी एहतियात और सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना होगा। मीर सादिक को अपने साथ मिलाने और सुल्तान से गद्दारी करने का वश हमने इसको 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है और इससे वादा किया है कि श्रृंगापट्टम पर कब्जे के बाद अंग्रेज इसे श्रृंगापट्टम का गवर्नर बना देंगे। जबकि हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो शख्स अपने बेहतरीन आका के खिलाफ गद्दारी कर सकता है, इस पर हम कभी एतबार नहीं कर सकते। जनरल ब्रूक के लिए ये एक खुशखबरी थी कि सुल्तान टीपू का वजीर खास मीर सादिक सुल्तान से गद्दारी करके अंग्रेजों के साथ मिल गया है। वो इसकी मदद से सुल्तान के कई जंगी राज हासिल करके इसे शिकस्त दे सकते थे। जनरल ब्रूक एक रात वहां रहने के बाद वापस अपने किले में आ गया। इसने अपने खास सलार कैप्टन हेनरी को मीर सादिक की गद्दारी वाली खुशखबरी सुनाई और कहा, मीर सादिक का पैगाम आने वाला है, वो हमसे बहुत जल्द राब्ता करेगा, तुम होशियार रहना। इसे मेरा और तुम्हारा नाम दिया गया है। कैप्टन हेनरी ने कहा, सर, ये बड़ी खुशखबरी की बात है, हम इसके पैगाम का इंतजार करेंगे। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन रात के 9 बजे दोनों अंग्रेज अफसर यानी जनरल ब्रूक और कैप्टन हेनरी किले के एक कमरे में खाना खाने के बाद काफी पी रहे थे कि एक एहलकार ने आकर कहा, सर, मैसूर से एक आदमी आया है, वो आप में से किसी एक से मिलना चाहता है। जनरल ब्रूक ने कैप्टन हेनरी की तरफ देखा और एहलकार से कहा, इसे अंदर भेज दो। जब एहलकार चला गया तो जनरल ने कहा, जरूर ये मीर सादिक का भेजा हुआ आदमी है। इतने में दरवाजे का पर्दा हटा और एक काले रंग का दुबला पतला शख्स अंदर दाखिल हुआ, जिसका लिबास देहातियों जैसा था। इसने आते ही कहा, मुझे जनरल ब्रूक या कैप्टन हेनरी से मिलना है। जनरल ब्रूक ने कहा, मैं जनरल ब्रूक हूँ और ये कैप्टन हेनरी है, तुम बताओ कहाँ से आए हो? देहाती ने जेब से एक अंगूठी निकालकर जनरल के हवाले की। इस अंगूठी पर मीर सादिक के नाम की मोहर लगी थी। देहाती ने कहा, मुझे मीर सादिक वजीर खास सुल्तान ने आपके पास भेजा है। यह गद्दार मीर सादिक का आदमी था। अंग्रेज जनरल ने अंगूठी को गौर से देखा और देहाती से कहा, मीर सादिक ने क्या कोई पैगाम भी दिया है? देहाती ने दूसरी जेब से खत निकालकर अंग्रेज जनरल के हवाले किया। खत में लिखा था, जनरल ब्रूक और कैप्टन हेनरी के नाम, इस माह की 15 तारीख की रात को 1 बजे मैं किले में खुद पहुंच रहा हूँ, बाकी बातें खुद आकर करूंगा। इससे ज्यादा नहीं लिख सकता। खत के नीचे मीर सादिक के दस्तखत नहीं थे। जनरल ब्रूक को अब यकीन हो गया कि सुल्तान टीपू का वजीर मीर सादिक अंग्रेजों के साथ मिल चुका है। इसने देहाती को जुबानी कहा कि मीर सादिक से जाकर कहना, मैं किले में 15 तारीख की रात को इसका इंतजार करूंगा और किले का जनूबी दरवाजा इसके लिए खुला होगा। इसे जाकर कहना, मेरा नाम जनरल ब्रूक है। देहाती को जनरल ब्रूक ने नाम दिया और वो चला गया। 3 दिन के बाद 15 तारीख आ गई। जनरल ब्रूक ने रात को किले का जनूबी दरवाजा खुलवा दिया और मीर सादिक का बेचैनी से इंतजार करने लगा। जब घड़ी ने ठीक रात का 1 बजाया तो जनरल ब्रूक को अंधेरे में नीचे टीले की तरफ से घोड़े की टाप की आवाज सुनाई दी। इसने अपने खास सिपाही को वहां नीचे पहले से खड़ा कर रखा था ताकि मीर सादिक को आने में कोई रुकावट न हो। फिर एक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता किले के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जनरल ब्रूक किले के दरवाजे के ऊपर बुर्ज में था। घोड़ा किले में दाखिल हो गया। जनरल ब्रूक ब्रिज में से निकलकर अपने कमरे खास में आ गया। थोड़ी देर बाद इसके अर्दली ने आकर इतला दी कि श्रृंगापट्टम से एक खास आदमी आया है और आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है।
जनरल ब्रूक ने कहा, इसे अंदर भेज दो। फिर कमरे में काले रंग का दुबला पतला अधेड़ उम्र आदमी दाखिल हुआ, जिसकी आंखों में एक अजीब मुर्दा सी फीकी चमक थी और जिसने अपने आप को स्याले बादे में छुपा रखा था। कमरे में शमादान रोशन था, जैसे कि सुल्तान टीपू का गद्दार वजीर खास मीर सादिक था। इसने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं जनरल ब्रूक के सामने खड़ा हूँ? जनरल ब्रूक ने हाथ मिलाया और कहा, मैं जनरल ब्रूक हूँ। मीर सादिक ने कहा, मेरा नाम मीर सादिक है। जनरल ब्रूक ने उसे कुर्सी पेश करते हुए कहा, मीर सादिक, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। कैप्टन हुपर ने मुझे सब कुछ बता दिया था। गद्दार मीर सादिक कुर्सी पर बैठ गया और बोला, जनरल ब्रूक, मैं यहाँ आपसे एक बात की यकीन दहानी करवाने के लिए आया हूँ। वो कौन सी ऐसी बात है मीर सादिक? ब्रूक ने पूछा। गद्दार मीर सादिक ने कहा, मुझे इस बात का यकीन दिलाया जाए कि अगर मैंने अंग्रेज फौज को श्रृंगापट्टम फतह करवा दिया तो मुझे श्रृंगापट्टम का गवर्नर बना दिया जाएगा। जनरल ब्रूक ने दिल में कहा, तुम जैसे गद्दार की सजा मौत ही है, मगर ऊपर से कहने लगा, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बाइबल के सामने यकीन दिलाने को तैयार हूँ कि तुम्हें श्रृंगापट्टम का गवर्नर बना दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें हर कदम पर हमारे साथ ताउन करना होगा। गद्दार मीर सादिक बोला, अगर ऐसी बात ना होती तो मैं आपके पास यहाँ क्यों आता? आप सुल्तान के दुश्मन हैं। अगर सुल्तान को जरा सी भनक भी पड़ गई कि मैं आपके पास आया हूँ तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जनरल ब्रूक ने पूछा, सादिक, ये बताओ कि सुल्तान की फौज के लिए रॉकेट तैयार होते हैं और वहाँ रॉकेट तैयार करने वाली कितनी मशीनें लगी? गद्दार मीर सादिक ने कहा, ये रॉकेट एक पहाड़ी के नीचे गार में तैयार किए जाते हैं। वहाँ तक आप में से किसी का पहुँचना नामुमकिन है। अंग्रेज जनरल मुस्कुरा कर कहा, वो तो हम भी जानते हैं, इसलिए तो हम तुम्हारी मदद हासिल करना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके से रॉकेट साज कारखाने में आग लगा दी जाए ताकि जितने रॉकेट तैयार हो चुके हैं वो जलकर राख हो जाए, इनके साथ मशीनें भी जल जाएं और जब तक हम हमला करते रहें सुल्तान की फौज रॉकेट तैयार ना कर सके? गद्दार मीर सादिक सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, ये काम बहुत खतरनाक है। इसकी वजह यह है कि रॉकेट बनाने के गार में किसी को शनाख्त के बगैर दाखिल होने की इजाज़त नहीं। जनरल ब्रूक बोला, मैं इसके लिए तुम्हें 1 लाख इंग्लिश पाउंड देने को तैयार हूँ। कहो तो अभी आधी रकम तुम्हारे हवाले कर दूँ। गद्दार मीर सादिक 1 लाख पाउंड की रकम सुनकर डोल गया। कहने लगा, ठीक है, आप मुझे 50,000 पाउंड अभी दे दें, मैं रॉकेट साज फैक्ट्री में आग लगवा दूंगा। जनरल ब्रूक बड़ा खुश हुआ, उठकर दूसरे कमरे में गया। वापस आया तो इसके हाथ में चमड़े का एक थैला था। थैला गद्दार मीर सादिक के आगे रखकर बोला, गिन लो मीर सादिक, इसमें पूरे 50,000 पाउंड है। गद्दार मीर सादिक ने थैला खोलकर देखा तो वो पौंडों से भरा हुआ था। कहने लगा, मुझे अंग्रेजों पर एतबार है सर। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर रॉकेट साज फैक्ट्री में आग लगाकर इसे तबाह कर दिया जाएगा। जनरल ब्रूक ने पूछा, सुल्तान की फौजी तैयारी कैसी है? मीर सादिक बोला, सुल्तान बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां कर रहा है और इस बार वो आपके इस किले में आकर हमला करेगा। इसके साथ 60,000 से ज़्यादा फौज होगी। जनरल ब्रूक ने कहा, ठीक है, हम इसका मुकाबला करेंगे, मगर इससे पहले तुम्हें रॉकेट फैक्ट्री में आग लगा देनी होगी। वो आप 1 हफ्ते के अंदर सुन लेंगे कि सुल्तान टीपू की रॉकेट फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। गद्दार मीर सादिक ने कहा। फिर वो उठा और कहने लगा, मैं खुद आपसे राब्ता पैदा करूंगा। आप किसी को भी मेरी तरफ ना भेजें, वरना काम खराब हो सकता है। ये कहकर वो जनरल ब्रूक से हाथ मिलाकर कमरे से बाहर निकल गया। किले के बाहर इसका घोड़ा बंधा हुआ था। इसने दौलत का थैला घोड़े पर अपने सामने रखा और इसे भगाता हुआ रात के अंधेरे में जंगल में गायब हो गया। इधर निजाम दक्कन की भतीजी शहजादी फरखंदा के चचा को पता चल गया कि इसकी बेटी दुश्मन यानी सुल्तान के सिपाहसालार अब्दाल से शादी करना चाहती है और इसने इसे कोई खुफिया पैगाम भी भिजवा दिया था। इसने शहजादी को मारा पीटा और हवेली की ऊपर वाली कोठरी में बंद कर दिया। तब फरखंदा ने फैसला कर लिया कि अब वो इन गद्दारों के महल में नहीं रहेगी और यहाँ से किसी तरह फरार होकर अपने होने वाले खामद और सुल्तान टीपू की फौज के सलार अब्दाल के पास पहुँचने की कोशिश करेगी। इस हवेली से फरार होना मुश्किल काम था। हवेली के बाहर 24 घंटे पहरा लगा रहता था। एक औरत सुबह शाम आकर शहजादी को खाना वगैरह दे जाती थी और उसका बिस्तर वगैरह भी ठीक कर जाती थी। शहजादी फरखंदा ने इसके जरिए अपने वफादार हबशी गुलाम को पैगाम भेजा कि जैसे भी हो मुझे हवेली की कैद से निकालकर श्रृंगापट्टम पहुंचा दो। मैं अपने होने वाले खावंद अब्दाल के पास जाना चाहती हूँ। हबशी गुलाम को जब महल में ये इत्तला मिली तो वो रात के अंधेरे में महल की छत से होता हुआ फरखंदा की हवेली की छत पर आ गया। फिर वहां से नीचे सहन में आकर शहजादी फरखंदा के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से फरखंदा ने पूछा, कौन है? हबशी गुलाम ने धीमी आवाज में कहा, शहजादी साहबा, मैं हूँ अकीब, आपका वफादार गुलाम। शहजादी फरखंदा ने इसी वक्त दरवाज़ा खोल दिया। हबशी गुलाम अंदर आ गया। कमरे में शमा रोशन थी।
दरवाजे और खिड़की पर पर्दे गिरे थे। शहजादी ने हबशी गुलाम से आते ही पूछा, तुम्हें दरबानों और पहरेदारों ने तो नहीं देखा? हबशी गुलाम ने कहा, शहजादी साहबा मैं छत पर से आया हूँ, मुझे किसी ने नहीं देखा। शहजादी बोली, अकीब मैं इस कैद से निकलकर सिपा सलार अब्दाल के पास श्रृंगापट्टनम जाना चाहती हूँ। यहाँ सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। बोलो क्या तुम मुझे श्रृंगापट्टनम पहुँचा सकोगे? मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगी।